हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फील्ड की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स रीड करना चाहिए। अगर आप किसी और फील्ड से सॉफ्टवेयर फील्ड में स्विच करना चाहते हो या अगर आप एक सॉफ्टवेयर फील्ड में बिगनर हो और स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है ताकि आप एक अच्छे डेवलपर बन सको। तो चलिए वन बाय वन एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले तो जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे कि बिगनर होते हैं जो किसी कॉलेज में स्टूडेंट है, अगर वो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सॉफ्टवेयर फील्ड में एंट्री करना चाहता है तो आपका जो डिसीजन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। अब अगर आप एक बिगनर हो या किसी और फील्ड से सॉफ्टवेयर फील्ड में स्विच कर रहे हो तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चीज मेरे हिसाब से हमेशा ही होती है कि अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करना चाहते हो या पहले से अगर आप मान लीजिए काम कर रहे हो और अगर आपको कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं कहलाओगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बेसिक एक ऐसी चीज है जो आपको नॉलेज में होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली भी कहा जाता है कि कॉलेज में कंप्यूटर बेसिक पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो किसी और फील्ड से स्विच करता है सॉफ्टवेयर फील्ड में या फिर मान लीजिए कोई बिगनर होता है तो वो डायरेक्टली किसी टेक्नोलॉजी पे स्विच करता है। मान लीजिए वो पाइथन पढ़ने लग गया, वो जावा पढ़ने लग गया, तो उसको कंप्यूटर बेसिक का पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर ये लेक्चर आपने देखा है तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि पहले आप कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज लो, देन किसी टेक्नोलॉजी को रीड करने पे फोकस करो। कंप्यूटर बेसिक का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे डेवलपर कभी भी नहीं बन पाओगे क्योंकि कंप्यूटर के साथ ही तो आपको काम करना है। इसके बारे में और डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन बेस्ट है कि आप कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज लो और उसके आगे आप किसी टेक्नोलॉजी को रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन जब आपका नॉलेज कंप्यूटर के बारे में गेन हो जाएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से रीड कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक को रीड करना है। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी लिखी है कि अगर आज के टाइम पे कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जाए जनरली तो मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर को इन्वॉल्व करना चाहिए और कंप्यूटर को हमारी सोसाइटी में बच्चों को या स्कूलिंग में उनको कंप्यूटर का नॉलेज देना चाहिए ताकि कंप्यूटर बेसिक का पर्याप्त नॉलेज वो स्कूलिंग में ही ले ले, देन वो कॉलेज में या स्कूल में भी वो किसी भी टेक्नोलॉजी को अच्छे से रीड कर पाएगा। तो हमारे यहाँ स्कूलिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर का नॉलेज ज़्यादातर नहीं दिया जाता और इसी कारण से हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर का नॉलेज ज़्यादातर बाहर से गेन करते हैं जो प्रॉपरली नहीं हो पाता, ये इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो हमारी सोसाइटी में या हमारी एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज पूरी तरह से दिया जाना चाहिए और इसको प्रायोरिटी देना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे अगर बोला जाता है ना कि टेक्नोलॉजी ही आज का जीवन है और टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का नॉलेज सभी को होना चाहिए। अब सेकंड चीज की अगर आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में जैसे मान लीजिए जब एंट्री कर रहे हो और आपने फर्स्ट लैंग्वेज चुनी आपने टेक्नोलॉजी रीड करने के लिए कि मुझे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ना है तो आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा है क्योंकि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज मानी जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, लेकिन किसके लिए? ऑल एप्पल प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब ध्यान से सुनिए, मैंने इसमें एक वर्ड बोला एप्पल, और आपने कहीं ना कहीं आज तक जीवन में सुना होगा कि एप्पल कंपनी एक ब्रांड मानी जाती है। एप्पल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो अपने आप में एक ब्रांड होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। सो सीधी सी बात है उनमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होती होगी वो भी बहुत महंगी होगी और उनको बनाने वाले जो हाथ होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, उनकी जो सैलरी होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। तो आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप रीड करते हो और किसी भी एप्पल कंपनी के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनमें अगर आप काम करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो आपका जो डिसीजन है कि मुझे स्विफ्ट पढ़ना चाहिए तो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें क्या क्वालिटीज़ है या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको रीड करना है। मान लीजिए आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ किसी इंटरव्यू, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड करना है। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको सबसे पहले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी जल्दी, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, मेरा 10 दिन बाद 15 दिन बाद इंटरव्यू है किसी कंपनी में और मुझे स्विफ्ट के बेस पे इंटरव्यू देना है, तो मोस्टली आईएमपी जो टॉपिक्स है ना एटलीस्ट आपको ये रीड करके जाना है। तो मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक का नाम आपको बता देता हूँ, आप रीड कर सकते हो। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है अरेज।
और इसमें नाम थोड़ा चेंज कर दिया स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका नाम रख दिया स्विफ्ट अरे। तो आपको अरेज पढ़ना है। टपल्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, लिस्ट के बारे में पढ़ सकते हो, डिक्शनरी के बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद एरर हैंडलिंग क्या होती है ये आप पढ़ सकते हो। स्विफ्ट वर्सेस ऑब्जेक्टिव सी क्या होते हैं ये आप पढ़ सकते हो। जेनरिक्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स के बारे में नॉर्मली अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी में भी जा रहे हो ना तो प्रोटोकॉल के बारे में नॉर्मली पूछा ही जाता है। तो आपको प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए कि उसका जो बेसिक डेफिनेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता हो। अगर उसका आपको प्रोग्राम करते नहीं भी आ रहा है या आपको पूरी तरह से उसका नॉलेज नहीं भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो उप्स में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर उसकी कोडिंग नहीं भी आ रही है देन आप धीरे धीरे सीख सकते हो, देन आप कंपनी में इंटर होने के बाद ट्रेनिंग में सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। बेसिक उसका जो डेफिनेशन है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो इंटरव्यू वाला आपको हायर करेगा या आप में कुछ क्वालिटीज़ देखेगा कि इसको चलो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बाद में ट्रेनिंग में इसको हम कोडिंग पार्ट सिखा सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको इतना इतना थोड़ा थोड़ा रीड करके ही जाना है। देन उसके बाद आप स्विफ्ट एडिशनल क्या होते हैं, उसके बाद आपका क्लोजर्स क्या होते हैं ये पढ़ सकते हो। जैसे अभी मैंने जस्ट कहा था डिक्शनरी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, या हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती है। बाइनरी सर्च पूछा जाता है। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो बाइनरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट जो बच्चे इंटरव्यू दे के आए थे उन्होंने भी कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर हमें बाइनरी के बारे में पूछा गया था और आपने जो मैंने कमेंट में आंसर किया था उस टाइम पे ये लेक्चर प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो ठीक है, तो आप बाइनरी के बारे में उसको पढ़ सकते हो, बाइनरी कैसे काम करता है, कैसे थोड़ा बहुत आपको बनाते हुए आना चाहिए। एटलीस्ट इतना भी है तो ठीक है, आप वहाँ क्रैक कर पाओगे इंटरव्यू। ठीक है, देन आपको कंट्रोल फ्लो के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक होता है ना, जैसे किसी गिफ्ट को पैक करना होता है और एक अनपैक करना होता है, तो कोडिंग में भी ऐसा होता है कि किसी कोड को पैक करना होता है और अनपैक करना होता है, तो वो कैसे किया जाता है वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे करते हैं कोडिंग पार्ट में, कैसे जैसे हमारा जो गार्बेज कलेक्शन है वो किसी कचरे को हमारे प्रोग्राम से हटाकर कहीं पर स्टोर करके रखता है, वैसे ही एक जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो मेमोरी को मैनेज करके चलता है। वैसे ही हमारी जो सारी चीज़ें कोडिंग में होती है, जैसे हमें एक होता है कि हम कोड लिख देते हैं, अब उसको कोड को मैनेज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चलती है। जैसे मेमोरी चल रही है तो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस होगा तभी तो आपका कोड प्रॉपरली रन होगा। गार्बेज कलेक्शन भी आपका व्यवस्थित होना चाहिए, जिसमें आपकी जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो आपने डाली हुई है, तो वो गार्बेज कलेक्शन भी मैनेज होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर मैनेज होती है, मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको स्ट्रक्ट पढ़ के जाना है। स्ट्रक्ट के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। उप्स कॉन्सेप्ट है ये, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा ना कि उप्स कॉन्सेप्ट है, तो किसी भी टेक्नोलॉजी में आप सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आ रहे हो तो उप्स कॉन्सेप्ट का नॉलेज तो आपको 100% होना चाहिए। अगर आपको कोई कुछ और भी नहीं आ रहा है तब भी आप किसी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, लेकिन उप्स नहीं आ रहा मतलब आपसे कुछ भी नहीं होगा, तो उप्स को आप प्रायोरिटी देकर पहले रीड कर सकते हो। देखा, उसके बाद आप चेनिंग के बारे में पढ़ सकते हो कि चेनिंग कैसे होती है, कैसे कनेक्टेड होती है। एटलीस्ट उसके 2-3 एग्जाम्पल आप रीड करके जा सकते हो। उसके बाद प्रोटोकॉल्स, इसको हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा जाता था। अब बात ये कर लेते हैं कि जैसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ये तो सर हम रीड कर लेंगे, ठीक है, हमने स्विफ्ट को पढ़ लिया, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड कर लिया। अब क्या करना है कि हमें यहाँ पर जैसे बताया जाए कि हम स्विफ्ट को ही क्यों चूज करें। हम पाइथन को भी रीड कर सकते हैं, हम जावा को भी रीड कर सकते हैं, हम मान लीजिए रूबी को रीड कर सकते हैं, तो किसी और टेक्नोलॉजी के बदले हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही क्यों चुने। तो चलिए उसके थोड़ी क्वालिटीज जान लेते हैं ताकि आप में इंटरेस्ट बने और आप अच्छे से रीड कर पाओ। तो पहली बात तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी कि ऑल एप्पल प्लेटफॉर्म्स के लिए ये यूज़ की जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रॉयड के लिए नहीं कर सकते, किसी और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड के लिए कुछ अलग फ्रेमवर्क उसके होंगे, उसके साथ आप इसका यूज़ कर पाओगे, लेकिन बेस्ट जो आपको एक सिनेरियो दिया जाता है जिसके लिए ये लैंग्वेज बनाई गई थी वो स्पेशली एप्पल के प्लेटफॉर्म या एप्पल के जो भी प्रोडक्ट है, एप्पल के जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए बनाई गई थी। तो अगर आपको एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में काम करना है, ये जो एप्पल को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना के दे रही है ऐसी किसी कंपनी में काम करना है तो मस्ट बी चूज, ये आपको प्रायोरिटी लेकर चूज करना चाहिए स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, सेकंड चीज मैंने यहाँ पर बहुत ही बेस्ट लिखी। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज, मैंने कहा था, सीधी सी बात है, मैं मानता हूँ।
लेकिन एक लाइन मैंने यहाँ पर पाइथन से कंपेयर करके यहाँ पर स्विफ्ट के साथ लिखी है। देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, स्विफ्ट इज 8.4x फास्टर देन पाइथन इज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्यों लिखा है? मैंने स्पेशली स्विफ्ट वालों के लिए लिखा है जो स्विफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, स्विफ्ट के बारे में जानकारी रखते हैं या स्विफ्ट में उनका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए स्पेशली लिखा है कि जो स्विफ्ट लैंग्वेज है ना, वो पाइथन से लगभग लगभग 8.5 गुना फास्ट है। समझ रहे हो? आपकी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एक सॉफ्टवेयर किसी पाइथन या मान लीजिए किसी और टेक्नोलॉजी में बनाया गया है, ठीक है, और एक जो वही सेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्विफ्ट में बना दिया गया है, तो आप सोचिए कि दोनों के परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आएगा, लगभग लगभग 8.5 गुना। आप सोच सकते हो कितनी स्पीड से वो काम करेगा। 8.5 गुना थोड़ा बहुत नहीं होता कंप्यूटर में। जब हम प्रोसेस करते हैं कोई भी चीज़ तो बहुत ही माइनर सेकंड में वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और यहाँ पर ये लैंग्वेज या ये टेक्नोलॉजी 8.5 गुना फास्ट है। किससे? पाइथन से। और पाइथन आज के टाइम पे बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। किसके लिए? डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स, इनके लिए बेस्ट मानी जाती है। और आप सोच सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई में यूज हो रही है वो खुद कितनी फास्ट होगी, और उससे 8.5 गुना ये लैंग्वेज फास्ट है, ये टेक्नोलॉजी फास्ट है, तो कितनी फास्ट होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको यहाँ पर रीजन मिल गया होगा कि मुझे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों चुनना है, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने लिखी है, तो ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर कि जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड में आप लर्न करने का सोचते हो या एंट्री करने का सोचते हो, ठीक है, तो वहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने हमेशा आती है कि मुझे फ्रंट एंड में कोडिंग करना है या बैक एंड में कोडिंग करना है। सीधी सी बात है, किसी भी सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। बैक एंड जो यूज़र को नहीं दिखाई देता, बैक साइड उसके कोडिंग की जाती है, जो बैक एंड में उसकी कोडिंग यूज़ होती है। और फ्रंट एंड जो यूज़र से वो करती है, कम्युनिकेशन करती है और यूज़र के साथ संबंध बनाती है आपके सॉफ्टवेयर्स के। जैसे मैंने मान लीजिए किसी वेबसाइट पे विजिट किया, तो जो सामने मुझे चीज़ें दिखाई देती है ना एक वेबसाइट पे, वो क्या है? वो फ्रंट एंड है। और जो पीछे मुझे नहीं दिखाई देता, जो उसके अंदर की जो प्रोसेस होती है जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कोड लिखा जाता है, वो बैक एंड कोडिंग होती है। तो एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। अब उसमें हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें फ्रंट एंड में कोडिंग करना है या बैक एंड में करना है। तो मोस्टली लोग बैक एंड में भी करते हैं, कुछ लोग फ्रंट एंड में भी करते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए आप कुछ और टेक्नोलॉजी रीड कर सकते हो, जैसे HTML CSS है। और बैक एंड में मान लीजिए आपको जाना है तो आप पाइथन जावा का चुनाव कर सकते हो या उसको रीड कर सकते हो। लेकिन स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने चुनी है पढ़ने के लिए या मुझे फ्यूचर या करियर के हिसाब से बेस्ट लग रही है, तो मेरे हिसाब से भी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में काम में आती है। आप समझ रहे हो कि मतलब अगर वही फ्रंट एंड का एम्प्लॉय है या फ्रंट एंड का कोई कंपनी में जो काम कर रहा है, वो व्यक्ति फ्रंट एंड के लिए अलग टेक्नोलॉजी यूज करता है और बैक एंड के लिए अलग टेक्नोलॉजी यूज करता है। लेकिन अगर आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर चले गए किसी कंपनी में, तो आप एक ही टेक्नोलॉजी के साथ फ्रंट एंड में भी काम कर सकते हो और बैक एंड में भी कर सकते हो। तो आपके लिए ये यहाँ पर फायदा वाला काम हो जाएगा कि एक ही टेक्नोलॉजी से आप दोनों साइड काम कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज की स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर कुछ लोग बातें करते हैं या कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर ये स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी कंपनीज में यूज नहीं होती। अगर हम इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपनीज इंटरव्यू देने के लिए बहुत कम रहती है। तो मैं आपको उन लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि आज के टाइम पे लगभग लगभग यहाँ पर मैंने लिखा है 2521, लगभग 2500 पकड़ सकते हो। 2500 कंपनी तो एक रजिस्टर्ड नाम आता है, जैसे नॉर्मली बोला जाता है ना कि ये कंपनीज तो सिर्फ एक पेपर वर्क पे, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी यूज करती होगी। तो लगभग लगभग 2500 के आसपास कंपनीज तो आज स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज पूरी तरह से कर रही है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पेपर पे लिखा हुआ है कि 2500 कंपनी यूज कर रही है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज होती है जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही होगी, जो हमें नहीं पता होता है। तो नो डाउट आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। अगला यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ कि कुछ कंपनीज के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं कि कौन ऐसी कंपनी है जो स्विफ्ट का यूज कर रही है। तो देखिए सबसे बड़ा नाम यहाँ पर लिखा है उबर कंपनी। आपने गाड़ियों के बारे में सुना होगा उबर। उस गाड़ी की जो कंपनी है जिसको मतलब उसको चलाने वाली, उस कंपनी में स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। उसके बाद रेनबूट के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये सी कंपनी जो बड़ी बड़ी, सीधी सी बात है, एप्पल ने जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जिस टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया होगा उसको बड़ी बड़ी कंपनी ही यूज करेगी, क्योंकि उसका खर्चा या जो भी उसकी वो होती है मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो पूरी तरह से ज्यादा होता है, और उसको अफोर्ड कौन कर सकता है? एप्पल जैसी बड़ी कंपनी। तो सीधी सी बात है उसको जो यूज कर रही होगी वो कंपनीज भी बड़ी बड़ी होगी, और अगर आप उस कंपनी में जाते हो तो आपकी सैलरी भी तो ज्यादा ही होगा ना। नॉर्मली सीधी सी बात है, सोचने लायक नहीं है।
अब एक और ही चीज है मेरे पर लिखी है कि द प्लेटफॉर्म स्विफ्ट सपोर्ट आर एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नॉर्मली कहा जाता है कि अगर मैं स्विफ्ट को चुन लेता हूँ तो सिर्फ एप्पल के लिए मैं काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप एंड्रॉयड के लिए भी काम कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड करके या ये टेक्नोलॉजी रीड करके एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि स्विफ्ट सिर्फ एप्पल के प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है या एप्पल के प्लेटफॉर्म पे वो काम करती है, ऐसा नहीं है। एप्पल के अंदर ठीक है वो यूज हो रही है, लेकिन जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये इसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी को डिवाइड किया गया है। उन टेक्नोलॉजीज के साथ या उन फ्रेमवर्क के साथ आप किसी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म के नाम लिख दिए, मेंशन कर दिया, ठीक है। आप iOS के लिए भी बना सकते हो, ठीक है, आप मैक ओएस के लिए भी बना सकते हो, आप वॉच ओएस के लिए भी बना सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि इनके अलावा मुझे लिनक्स के लिए बनाना है, तब भी आप यूज कर सकते हो इसी लैंग्वेज का, इसी टेक्नोलॉजी का। आप विंडोज के लिए भी बना सकते हो। और लास्ट में मैंने एक बेस्ट चीज लिखी है जो नॉर्मली हमें नहीं पता होता। हम सिर्फ ये सोच लेते हैं कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एप्पल के लिए यूज होती है, ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड के लिए भी आप इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपको डाउट लग रहा था कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एप्पल के प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है या एप्पल के जो भी सॉफ्टवेयर है वो ही मैं बिल्ड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग से ये चीज हटा दीजिए। एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म के लिए भी यही टेक्नोलॉजी आप यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो आई होप कि स्विफ्ट से रिलेटेड ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। स्विफ्ट से रिलेटेड यहाँ पर सारी जानकारी हमने एक्सप्लेन कर दी। देखिए इसमें अगर आप एक बिगनर हो या किसी कंपनी, मान लीजिए किसी और फील्ड से सॉफ्टवेयर फील्ड में स्विच कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको काम वही करना है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कंप्यूटर बेसिक का रीड करना है। कंप्यूटर बेसिक का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर फील्ड में मत जाइए, पहले इसका नॉलेज लीजिए, देन आप सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटर हो सकते हो। देन अगर आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटर होना चाहते हो तो आपने जो लैंग्वेज या जो टेक्नोलॉजी का चुनाव किया है वो बहुत ही अच्छा है और ये लैंग्वेज बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हम अपने जो करियर को लेकर सीरियस हो कि मुझे यही टेक्नोलॉजी चूज करना है या और कुछ करना है, तो बेस्ट है स्विफ्ट, आप चूज कर सकते हो। अब बात यह आती है कि स्विफ्ट के अंदर मुझे कौन कौन से टॉपिक रीड करना है, तो आप स्विफ्ट के अंदर ये टॉपिक रीड करके भी किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और नॉर्मली जैसे कहा जाता है ना कि हर चीज में लोग आईएमपी ढूंढते हैं, तो ये आईएमपी टॉपिक्स उन लोगों के लिए है कि आप इन टॉपिक्स को भी रीड करके स्विफ्ट में थोड़ा बहुत काम कर सकते हो या किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और यहाँ पर हमने कुछ मेंशन की थी स्विफ्ट से रिलेटेड, उसकी कुछ तारीफ, ताकि आप स्विफ्ट को लेकर थोड़ा और इमोशनली कनेक्ट हो सको और स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके अपने कैरियर को ग्रोथ दे सको। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में कंप्लीटली हमने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं हमारे चैनल की। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किए हो तो एक बारी जाइए हमारे चैनल पर, चैनल को विजिट करिए। यहाँ पर आपको पाइथन, पैटर्न प्रोग्रामिंग और पाइथन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे हमने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। इन लेक्चर्स को आप देख सकते हो, सीख सकते हो, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो। किसी भी लेक्चर में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल में इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।